देखिए बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में आवेश को और कंटिन्यू करते हैं। आवेश को जब कंटिन्यू करते हैं तो हम पीछे वाली बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में आवेशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी थी और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि यदि पहला जो हमारे पास बिंदु था वो था कि यदि दो सर्वसम समान धात्विक चालक गोले हैं, उनको एक को धनावेश एक को ऋणावेश दिया जाता है तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। इसके अलावा विद्युतीकरण की सही माप क्या है, आवेशन का संशोधन किससे किससे कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कोई एक्स किरणें हैं जिनकी हमने रेंज देखी थी और रेंज क्या थी 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में, यदि इतनी क्षमता वाली कोई भी एक्स किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं तो वो पृष्ठ कैसा हो जाता है, धनावेश। अब हम आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं और हमारे पास वो है आवेशों के गुणधर्म। क्या है, आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म क्या है? सबसे पहले हम आवेशों के गुणधर्म की यदि बात करें तो हम देखेंगे कि पहला गुणधर्म क्या है। हमने कहा कि आकर्षण व प्रतिकर्षण का। आकर्षण व प्रतिकर्षण इसका है आकर्षण व प्रतिकर्षण। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण जब हमने आवेश पढ़े थे उस समय हमें जानकारी मिली थी कि यदि समान आवेश है तो एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और यदि असमान आवेश है तो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इस बात को लिख लेते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि असमान आवेशों में आकर्षण होता है। कि समान जो आवेश है, समान आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और जो असमान आवेश है असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होगा। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये कोई चालक छड़ है, मान लीजिए ये धनात्मक चालक छड़ है और हमारे पास एक गोला है। मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे पास गोला है जो स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है ये भी कैसा है, धनावेशी। कैसा है ये, धनावेशी। जो चालक छड़ है वो भी कैसी है, धनावेशी। तो इनमें क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के लिए क्या पढ़ा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये समान आवेश दोनों एक जैसे आवेश है तो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जबकि यदि मान लीजिए ये जो छड़ है ये कैसा है, ऋणावेश, और ये जो चालक गोला है जिसको हमने स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है ये कैसा है, धनावेश। तो क्या होगा, ये इधर और ये इधर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी असमान यदि आवेश हो तो उनमें कौन सा गुण पाया जाता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो हमारे पास जो पहला गुणधर्म है वो पहला गुणधर्म क्या हुआ कि यदि समान आवेश है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, जैसे कि हमने डायग्राम से देखा। अब बात आती है कि क्या असमान आवेशों के मध्य ही आकर्षण होता है या कोई और ऐसी कंडीशन है जिसके जरिए आकर्षण दर्शाया जा सकता है या जिनमें आकर्षण होता है। अब हम बात करें कि हमारे पास जो प्रतिकर्षण है वो तो यदि समान आवेश होंगे
तो ही हो सकता है। जबकि आकर्षण क्या होगा? अब देखिए, आकर्षण जरूरी नहीं कि दो असमान आवेश हो तो दोनों में आकर्षण हो। तो और कहाँ पर हो सकता है? आप देखिए, यदि कोई एक चालक वस्तु किसी दूसरी, एक चालक आवेशित वस्तु किसी दूसरी अनावेशित वस्तु के पास आती है, उसके समीप आती है, उसके निकट आती है, उसके संपर्क में आती है, तो क्या होता है? आकर्षण तो उस समय भी हो सकता है। जबकि प्रतिकर्षण की यदि बात करें तो प्रतिकर्षण सिर्फ और सिर्फ समान आवेशों के मध्य ही उत्पन्न होता है। इसको नोट कर लेते हैं, एक नोट लगा लेते हैं इसको। यदि एक आवेशित चालक वस्तु, आवेशित चालक वस्तु किसी अनावेशित, किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाई जाती है तो भी आकर्षण हो सकता है, तो भी आकर्षण हो सकता है, या उस समय भी आकर्षण होता है। जबकि प्रतिकर्षण, जबकि प्रतिकर्षण सदैव समान आवेशों के मध्य, समान आवेशों के मध्य ही उत्पन्न होता है, समान आवेशों के मध्य ही उत्पन्न होता है। यानी कोई भी एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरी अनावेशित वस्तु के पास लेके आए तो उस समय भी क्या हो सकता है? आकर्षण तो उस समय भी उत्पन्न हो सकता है, आकर्षण तो वहां भी दिखाई देता है। लेकिन हम बात करते हैं प्रतिकर्षण की, तो प्रतिकर्षण कब होगा? प्रतिकर्षण एक ही स्थिति में होगा। कब? जब दोनों के दोनों जो आवेश हैं वो कैसे हो? समान हो, उस स्थिति में प्रतिकर्षण हो। ये हमारे पास दो वाक्य हुए, लेकिन पहला हमारे पास जो आवेश के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है वो है आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण का प्रतिकर्षण ये गुण पाया जाता है। यानी अगर गुणधर्मों पूछा जाए तो एक गुणधर्म हमारे पास क्लियर हो गया, आकर्षण व प्रतिकर्षण। और उसके लिए हमने उसके डिटेल में ये चीज भी देखी, ये बात पढ़ी हमने कि आकर्षण कब हो सकता है, इसके अलावा भी कब हो सकता है। आकर्षण ऐसे भी हो सकता है जबकि प्रतिकर्षण सिर्फ एक कंडीशन में हो। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 हमारे पास कहता है कि जो आवेशन है, जो आवेशन है वो हमेशा किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी हम कहेंगे कोई भी चीज आवेशित हो रही है, उसका आवेशित होना किस बात पर निर्भर करेगा? किसी वस्तु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या फिर उसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। तो हमारे पास दूसरा जो है वो क्या है कि आवेशन इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। आवेशन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है आवेशन? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो आवेशन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसके अंदर क्या डिटेल में बात करें कि किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का और उसका, किसी भी वस्तु का उसका धनावेशित या
हम कहें ऋण आवेश, क्या कहें, ऋण आवेश होना इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। क्यों करता है इलेक्ट्रॉन पर निर्भर? क्योंकि कोई भी अगर वस्तु है, क्योंकि यदि कोई भी वस्तु है, यदि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, कोई भी वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो क्या होगी? वो ऋणावेशित होगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है वो क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। अब देखिए कि यानी हम लिख सकते हैं किसी, या ऐसा लिखेंगे जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित कैसे हो जाती है? धनावेशित। तथा ग्रहण करने वाली कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। जैसे हम बात करें HCl लेते हैं, क्या लेंगे हमने? HCl में क्या है? H और Cl दोनों जुड़े हुए हैं ना HCl में। अरे HCl होता क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि नहीं है? तो आप देख रहे हैं H प्लस और Cl माइनस, ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहाँ से ये क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? त्याग कर रही है। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। तो ग्रहण करने वाली वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशित। त्यागने वाली वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का आवेशित होना या किसी वस्तु का आवेशन क्या कहलाता है? किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। ये हमारे पास भी दो बातें हैं। कौन कौन सी? कि पहला आपने पढ़ा आकर्षण व प्रतिकर्षण, दूसरा आपने पढ़ा कि जो वस्तु है उनका आवेशन जो है वो किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। चलिए अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं। और तीसरा क्या है कि जो आवेश है वो क्या होता है? हमेशा संरक्षित होता है। किसी वस्तु का जो आवेश है वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। किसी वस्तु का आवेश हमेशा कैसा होता है? संरक्षित होता है। देखिए क्या कैसे संरक्षित होगा? संरक्षित का मतलब है कि जितना आवेश है उतना ही रहेगा। हाँ, ये बात और है कि यदि मान लीजिए वो परस्पर संपर्क में आते हैं तो निकाय के अंदर आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। निकाय के अंदर आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन उनका जो कुल आवेश है वो क्या होता है? संरक्षित रहता है। उसका कुल आवेश क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो हम देखें इसमें कि आवेश संरक्षित रहता है तो लिखें तीसरा, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित रहता है। किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है या संरक्षित आवेश संरक्षित रहता है। निकाय के अंदर क्या कहें? निकाय के अंदर आवेश का इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण होता है, लेकिन निकाय का कुल आवेश कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। लेकिन निकाय का जो
कुल आवेश है वो कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। आवेश का स्थानांतरण हो सकता है किसमें, एक वस्तु से दूसरी वस्तु निकाय के अंदर, या हम कहें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में निकाय के अंदर आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन निकाय का कुल आवेश संरक्षित, निकाय का कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। कैसे, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं। मान लेते हैं इसके ऊपर 5 कूलम आवेश प्लस 5 कूलम आवेश, मतलब ये वस्तु कैसी है भाई, धनावेशित वस्तु है, प्लस 5 कूलम आवेश है। और यदि मैं इस वाले वस्तु की बात करता हूं तो मान ले इसके ऊपर -3 कूलम आवेश है। अभी किसी निकाय के अंदर रहती हो तो हमने कहा कि हमारे पास जो तीसरा गुणधर्म का आवेश संरक्षित रहता है। अब मान लेते हैं इनको संपर्क कराते हैं तो संपर्क से पूर्व कितना होगा और संपर्क के बाद कितना होगा। अगर हम संपर्क से पूर्व की बात करें तो कितना होगा, बोलिए, एक पर +5 कूलम आवेश है, एक पर -3 कूलम आवेश है, तो संपर्क से पहले और संपर्क के बाद कितना होगा, 2 होगा, वह कि नहीं होगा। मान लीजिए हम कुल की बात करते हैं, वास्तव में कुल आवेश कितना है, +5 - 3 कितना है टोटल, +2। यदि संपर्क कराते हैं और संपर्क कराने के बाद भी इनको अलग अलग कर देते हैं तो दोनों पर समान आवेश वितरित हो जाएगा। और जब समान आवेश वितरित होगा तो ये किस पे हो जाएगा, ये इस पे कितना हो जाएगा, इस पे 1 आ जाएगा और इस पे भी 1 आ जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो देखें क्या है कि बात करें इसमें कि संपर्क से पूर्व कुल आवेश कितना है, संपर्क से पूर्व आवेश कितना है, +5 + -3 कूलम, यानी टोटल कितना है, 2 कूलम आवेश। ध्यान, अब इन दोनों को संपर्क कराया जाता है, दोनों क्या कराया जाता है, संपर्क करा दिया जाता है, और संपर्क कराने के बाद वापस दोनों को फिर अलग अलग कर देते हैं। तो इसके ऊपर कितना रहेगा, 1 कूलम, इसके ऊपर कितना रहेगा, 1 कूलम। ऐसे होगा कि नहीं होगा, दोनों के ऊपर कितना होगा, 1 कूलम पे दोनों को संपर्क कराया। संपर्क कराने के पश्चात इसका जो भी आवेश है वो दोनों में बराबर बराबर मात्रा में विभाजित हो जाता है। 19 तो आवेश जो है यहाँ पर कितना था, 2 कूलम। संपर्क करा दिया, दोनों में संपर्क कराने के पश्चात इसके ऊपर भी कितना आया आवेश, और इसके ऊपर कितना है, 1 कूलम इसके ऊपर आ गया, 1 कूलम इसके ऊपर आ गया। तो हम लिखेंगे बाद में कुल आवेश कितना हो गया, 1 कूलम इसका है, 1 कूलम इसका है, टोटल कितना कूलम हो गया, 2 कूलम। आप देख सकते हैं कि आवेश संरक्षित है। हमारे पास जो पहले था वो भी इधर ही था। जब निकाय जो होता है वो जो आपस में पास आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो उनमें आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर जो आवेश है वो स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन निकाय का जो कुल आवेश है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास तीसरा जो गुणधर्म है आवेश संरक्षित रहता है, कंप्लीट हो गया। अब हम अगले की बात करते हैं, और हमारे पास अगला जो गुणधर्म है वो है कि आवेशों का जो योगफल है, आवेशों का योगफल कैसा होता है, बीजगणितीय होता है। आवेश का योगफल कैसा रहेगा, बीजगणितीय। बीजगणितीय मतलब अभी जैसे हमने जोड़ के देखा होगा, बस ऐसा ही है जैसे यहाँ पर जोड़ा था। अगर
योग सीधे तरीके से नहीं करते, जैसा हम अंकगणित में पढ़ते हैं वैसा नहीं करते योग। तो फिर योग कैसा करते हैं? योग करते हैं बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग शायद तुमने पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ते हो बीजगणित। वहां पर आपको जब काउंटिंग करनी होती है, जब टोटल काउंट करना होता है, तो जो सिंबल साइन जो होते हैं वो भी साथ में होते हैं। तो इसी प्रकार से ये हम करने जा रहे हैं। चौथा हमारे पास क्या है कि तीसरा जो है, चौथा जो है वो है आवेश का योगफल। आवेश का या आवेशों का योगफल, आवेशों का योगफल कैसा होता है? आवेशों का योगफल बीजगणितीय होता है। कैसे देखें? देखिए आवेशों का योगफल बीजगणितीय होता है। माने एक वस्तु पर आवेश, मान लेते हैं एक वस्तु पर जो आवेश है वो कितना है, कि मान लेते हैं कि एक वस्तु पर आवेश जो है वो 2 कूलम है, दूसरी पर कितना माने, जी मान एक वस्तु पर आवेश -2 कूलम, दूसरी वस्तु पर आवेश +5 कूलम, +5 कूलम, तीसरी पर -4 कूलम। तब ऐसा कर ले, माने एक वस्तु पर +2 कूलम है, दूसरी वस्तु पर +5 कूलम है, तीसरी पर -4 कूलम है, तो इनका योगफल कैसा होता है? बीजगणितीय योगफल होता है। कैसे योगफल होता है? बीजगणितीय योगफल होता है। कैसे करें? अगर बीजगणितीय की बात देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितना है? 2 कूलम पॉजिटिव है, 5 कूलम पॉजिटिव है और -4 कूलम है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 5 और 2 7 हो गया। 7 - 4 कितना हुआ? 3 और 3 किसके? धन के, मतलब धनात्मक आवेश। योगफल यहाँ पर कितना हो गया? कितना हो गया? कुल योगफल, योगफल यानी हम इसको योगफल को बीजगणितीय योगफल लिखेंगे। तो बीजगणितीय योगफल कितना हुआ? +2 कूलम, +5 कूलम, -4 कूलम। 5 और 2 7, 7 - 4 कितना हुआ? +3 कूलम। इस प्रकार से इनका योगफल किया जाता है। चाहे कितनी भी हो, 2 हो, 5 हो, 50 हो, कितनी भी हो, लेकिन सबका योगफल कैसा किया जाएगा? बीजगणितीय। तो चलो अब बताइए मेरे साथ, मुझे बताइए कि कितने हमने गुणधर्म पढ़ दिए? 4। पहला गुणधर्म क्या था? आकर्षण व प्रतिकर्षण। दूसरा आवेशन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तीसरा क्या पढ़ा? कि आवेश जो है वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। नंबर 4 हमने क्या पढ़ा? कि आवेशों का जो योगफल है वो क्या होता है? आवेशों का योगफल कैसा रहता है? बीजगणितीय रहता है। अब नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 क्या है? कि आवेश अप्रभावित रहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, आवेश अप्रभावित रहते हैं। आवेश अप्रभावित
किससे प्रभावित रहते हैं? किससे? वेग से। किससे? वेग से। कैसे? अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से या प्रकाश की चाल के बराबर चाल या वेग से गति कर रही है तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है? परिवर्तित। लेकिन आवेश के साथ ऐसा नहीं होता। आवेश का जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित नहीं होता। तो इसलिए हमने कहा कि जो आवेश है वो अप्रभावित रहते हैं। किससे? वेग से। तो क्या लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति से या इसके समान गति से गति करती है तो उसका क्या होता है? द्रव्यमान परिवर्तित होता है। तो हम लिख लेते हैं कि यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति से या इसके बराबर गति से चलती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है? ये उसी प्रकार से है कि जो जितना मोटा आदमी है वो जितनी ज्यादा तेज दौड़ेगा उस तरह ही उसका वजन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। लेकिन आवेश के साथ ऐसा नहीं होता है। आवेश के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आवेश क्या होते हैं? आवेश वेग से अप्रभावित रहते हैं। आवेश वेग से क्या होता है? अप्रभावित रहते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेकिन आवेश के साथ में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला। लेकिन आवेश के केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आवेश की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। ये v क्या है? वेग है। c क्या है? m बराबर m और m क्या है? उसका प्रारंभिक द्रव्यमान। इसके बारे में आगे डिटेल हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही याद कर रहे हैं इसको। m बराबर m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। लेकिन आवेश की स्थिति में ऐसा नहीं होता। यानी यदि आवेश की बात करेंगे और यदि आवेश प्रकाश के वेग से या इसके बराबर वेग से भी गति करता है तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। जितना है उतना ही रहता है। इसका मतलब है कि आवेश जो है गति से क्या होते हैं? अप्रभावित रहते हैं। आवेश गति से अप्रभावित रहते हैं। लिख सकते हैं कि आवेश गति से या वेग से अप्रभावित होते हैं। अप्रभावित। अब हमारा जो लास्ट है, ये कितने हो गए? 5। अब मैं छठे की बात करता हूं। छठा क्या है? क्वांटीकरण। क्या है? क्वांटीकरण। देखिए क्वांटीकरण कि जो आवेश है, क्वांटीकरण क्या है? जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ये कभी भी भिन्न के रूप में स्थानांतरित नहीं होता। बस ये है हमारा क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या है? कि जो आवेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। कभी भी
भिन्न के रूप में स्थानांतरित नहीं होता है, भिन्न के रूप में स्थानांतरित नहीं होता है। और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर n इलेक्ट्रॉन है तो हम आवेशों की यदि बात करें Q का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस Ne, जहां E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁹ लिख लें इसको भाषा में कि किसी वस्तु का जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु का उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज